हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रेलवे के एनटीपीसी के लिए एक सीरीज का शुभारंभ किए हैं। तो चलिए आइए इस सीरीज को न रोकते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, नियमित रूप से निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से अस्थूल होती हैं? क्या होती हैं? अस्थूल अस्थूल होती हैं। तो ये होता है कोलेन कायमा। किसमें होता है? कोलेन कोलेन कायमा। कोलेन कोलेन कायमा। कोलेन कायमा क्या होता है? कोलेन कायमा। ठीक है, कोलेन कायमा। थोड़ा सा कोलेन कायमा आया है तो कोलेन कायमा की विशेषता को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से दूसरा जो होता है, कोशिकाएं अनियमित रूप से, ठीक है, कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से क्या होती हैं? अस्थूल होती हैं। क्या होती हैं? अस्थूल होती हैं। ठीक है, होती हैं। जो ये कोलेन कायमा ऊतक होता है, ठीक, इस ऊतक का, ठीक है, ऊतक का आकार अंडाकार और बहुभुज होता है। ठीक है, ये इसके बारे में क्या था? कोलेन कायमा की विशेषता था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या, ध्यान दीजिएगा, कोलेन कायमा क्या होता है? एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। जो कोशिका ऊतक होता है, कोलेन कायमा जो होता है, इसका आकार अंडाकार और बहुभुज होता है। जो कोलेन कायमा ऊतक होता है, कोलेन कायमा ऊतक, ये अंडाकार और बहुभुज होता है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, जबरदस्त है ये भी। ठीक है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, कारण किस भौतिक विधि ने उत्प्लावक बल की अस्तित्व की व्याख्या की? तो वो आर्किमिडीज थे जिन्होंने उत्प्लावक बल का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज जो थे, इन्होंने उत्प्लावक बल का सिद्धांत दिया था। थोड़ा सा इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि द्रव का दाब संबंधित नियम। द्रव का दाब संबंधित नियम। द्रव का दाब संबंधित नियम यह किसने दिया था? पास्कल ने दिया था। किसने दिया था? पास्कल ने दिया था। ठीक है, पास्कल ने दिया था। उसके बाद से गुरुत्वाकर्षण नियम और गणना शाखा का भी खोज किया था। किसने? आइजक न्यूटन
न्यूटन के द्वारा ये कार्य किया गया था। अब आर्किमिडीज आया है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत? जब कोई वस्तु पानी में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभास होता है। उसके भार में क्या होता है? आभास होता है। भार का आभास वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। ठीक है, भार के बराबर होता है, द्रव के भार के बराबर होता है। समझ में आया? द्रव के भार के बराबर होता है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए क्या होता है? द्रव के भार के बराबर होता है। तो समझ में आ गया आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। ठीक है, जब कोई वस्तु पानी में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभास होता है। भार का आभास जो होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब थोड़ा आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था इसका उपयोग देख लेते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग, आर्किमिडीज सिद्धांत के उपयोग। ठीक है, जैसे इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? जैसे द्रव का घनत्व नापने में। ठीक है, द्रव का घनत्व में। ठीक है, पहला क्या होगा? द्रव का घनत्व में, घनत्व में। तीसरा वस्तु का घनत्व में, तीसरा आपेक्षिक घनत्व में, इन सभी जगहों पे हाँ, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। देखिए ये प्रश्न जो दिया है ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सी एक सतही घटना है? तो वाष्पीकरण जो है एक सतही घटना है। कैसी है? वाष्पीकरण जो है एक सतही घटना है। ठीक है, वाष्पीकरण क्या है? एक प्रकार की सतही घटना है। चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए प्रश्न जो दिया है, यह अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड जो दवा होती है, एंटासिड दवा का अपच का इलाज करने के लिए एंटासिड दवा का प्रयोग किया जाता है। अपच का इलाज करने के लिए एंटासिड दवा का प्रयोग किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, एनाल्जेसिका औषधि का प्रयोग दर्द के निवारण के लिए किया जाता है। एनाल्जेसिका औषधि का प्रयोग किसमें? दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एनाल्जेसिका का प्रयोग दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा जल्दी इसलिए है कि लाइट की प्रॉब्लम की वजह से जल्दी क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो किसके अनुरूप? तो गति के अनुरूप। ठीक है, गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, गतिज, ठीक है, गति के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है? तो ये देखिए है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका सूत्र होता है CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि यहाँ पे अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में जो है ना बाइनरी, ठीक है, बाइनरी विखंडन ये इंग्लिश वर्ड्स है और इसको हम लोग हिंदी में द्विविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। थोड़ा सा अमीबा तो द्विविखंडन में होता ही है। पैरामीशियम लैस्मीनिया भी ये जीव जो होते हैं ये द्विविखंडन प्रजनन करते हैं। द्विविखंडन प्रजनन अमीबा, पैरामीशियम और उसके बाद लैस्मीनिया ये
सभी के सभी क्या करते हैं, द्विविखंडन प्रजनन करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद होते हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। थोड़ा इसको इक्वेशन के अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के ले लेते हैं, प्लस 6 मॉलिक्यूल हम कार्बन डाइऑक्साइड के ले लेते हैं, प्लस 12 मॉलिक्यूल जल के ले लेते हैं। किसके? 12 जो है जल के मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब इसका प्रकाश के, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यह क्रिया संपन्न होती है, जहां पे हमको प्राप्त होता है C6H12, ठीक, O6। और यहाँ पे प्लस और क्या प्राप्त होता है कि देखते हैं थोड़ा क्या प्राप्त होता है, 6 मॉलिक्यूल H2O के प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्राप्त होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे तो ये देखते हैं कि ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, 6। ठीक है, ये ग्लूकोज, ये जल, ये ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा के रिएक्शन अभिक्रिया के द्वारा ये क्या होते हैं? उत्पन्न प्राप्त होते हैं हमको। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज, ये क्या है? ग्लूकोज, ये हमारा जल, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखते हैं ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद क्या है? तो यहाँ पे होंगे ग्लूकोज, जल, ठीक है, प्लस करते चलेंगे, प्लस ऑक्सीजन, ये सभी के सभी क्या होंगे? प्राप्त होंगे। आज का इस सीरीज का ये अंतिम और लास्ट प्रश्न था। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले एनालिसिस में। थैंक यू।